नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 29 अप्रैल 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यू डिस्कशन में। डिस्कशन का जो पहला टॉपिक है वो है कि विमान जो लैंडिंग होती है। लैंडिंग मतलब होता है कि जब विमान जो रहती है ऊपर, ठीक है, और जब वो एयरपोर्ट पे लैंड करती है, जब वो आती है, तो उस समय जिस तकनीक का उपयोग किया गया जाता था ना, पहले जो ये तकनीक का उपयोग किया जाता था उसका नाम था ILS। ठीक है, इस तकनीक का उपयोग करके पायलटर ये जानता था कि जहाँ पे हम लैंड करवाएंगे उस जगह का स्थिति क्या है, कहाँ पे लैंडिंग करना चाहिए, किस जगह पे करना चाहिए। ठीक है, ये सारे जायजा मुआयना लेता था यहाँ पे लैंडिंग करवाने के लिए। ठीक है, तो ये जो तकनीक था ये भारत का तकनीक नहीं था, हम दूसरे देशों से तकनीक का यूज़ करते थे। लेकिन परंतु अब भारत क्या करेगा, अपने तकनीक का नए तकनीक में बदलाव करेगा। ओके, भारत नई तकनीक में बदलाव करेगा, उसका जो नाम है वो है गगन। ठीक है, यानी GPS है ये। ओके, ये गगन गगन के नाम से इसका फेमस है। ठीक है, आप याद करके रखेंगे हर वक्त, राइट। गगन है, इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि लैंडिंग के दौरान जो दुर्घटना है वो कम से कम होगा, मिनिमम हो सकता है। ठीक है, ख़राब मौसम के कारण क्या होता था कि आप कभी पहले जाते होगे, ठीक है, एयरपोर्ट पे, और आपको कहीं जाना होगा तो ये चीज़ें बताया जाता है कि ख़राब मौसम के कारण अभी लैंडिंग नहीं हो पाएगा या फिर विमान लेट है। तो ये सारी समस्या को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, ये देरी वाला जो है। उसके बाद है विमान में क्या होता है कि डाइवर्ट कर दिया जाता था, रूट को क्या किया जाता था, डाइवर्ट कर दिया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ से हमें मुंबई जाना है और यहाँ पे क्या है कि मौसम ख़राब है, तो अब रूट को डाइवर्ट करके ऐसे करके घुमा के आना पड़ता था। तो इसमें क्या होती थी कि ईंधन की खपत ज़्यादा होता था। ईंधन की जब खपत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, महंगा हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को भी दूर किया जाएगा। ठीक है, तो ईंधन की खपत। उसके बाद है छोटी जो हवाई पट्टी है। ठीक है, अब देखिए, अब लैंड करवाने के लिए जो सभी चीज़ों को होना ज़रूरी है। अब छोटे जो हवाई पट्टी होते हैं वहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड चीज़ें होती है, राइट, संसाधन लिमिटेड होती है। तो इसमें क्या किया जाता है कि अब क्या होगा कि छोटे पट्टी पे भी 24 आवर सेवा सुचारू रूप से चल सकती है। ठीक है, तो ये है इसके फ़ायदे। पहले कौन सा काम आता था, पहले आता था जो है वो ILS, इसके माध्यम से पायलट करते थे। लेकिन अब इसमें क्या है कि अब इसको अलग से किया जाएगा। ये सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, इसे यह इनोवेशन सिस्टम को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसरो याद करेंगे आप, इसरो के द्वारा हो रहा है, जिसमें है कि GSAT जो है 8 के माध्यम से, GSAT 10 और GSAT 15 सैटेलाइट के माध्यम से ये काम करेगा। आपको याद करके रखना है कौन कौन सा सैटेलाइट के माध्यम से ये काम करेगा। तो GSAT 8, GSAT 10, GSAT 11। अब आपका थोड़ा सा होमवर्क ये हो जाता है कि आप GSAT जो है 8, 10, 11, 15, ठीक है, सॉरी ये 11 नहीं है, 15 है, मतलब 15, 8, 10, 15, ये तीनों को ही आपको क्या करना है, गूगल करना है, राइट। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन से संबंधित होता है, तो इसको करना है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको लॉन्च किया गया है गगन, इसरो के द्वारा। ठीक है, इतना ही आपके लिए इसमें काम की ज़रूरत है, आपको जानने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, अभी प्रधानमंत्री जी पूर्वोत्तर के दौरे पे है। ठीक है, असम के दौरे पे गए थे, तो उन्होंने बोला था कि आफ्सा जो एक्ट है उसको पूरी तरह से हटाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी हाल ही में बहुत सारे जगहों से आफ्सा को वापस लिया गया है, तो इस कारण से ये न्यूज़ में बनी हुई है। अब देखिए, आफ्सा का जो पूरा नाम होता है वो सशस्त्र बल, ठीक है, सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम होता है, जिसे हम आफ्सा कहते हैं। उसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो आफ्सा है, ठीक है, इसको सशस्त्र बल को निरंकुश शक्ति इसमें है। निरंकुश शक्ति मतलब कि लिमिट नहीं है, शक्ति जो है ना उसका लिमिट नहीं है। इनको कोई भी यदि कानून का उल्लंघन करता है, ठीक है, या फिर कोई भी किसी भी व्यक्ति को उल्लंघन करता है तो उस पर गोली चलाने की अनुमति देता है। ये सीधा सीधा बोलता है कि आप गोली चलाओ। ठीक है, भले ही उससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, उस गोली के दौरान उससे यदि कोई व्यक्ति का भी गोली से मृत्यु हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये कहाँ पे होता है कि उचित संदेह, यदि किसी व्यक्ति पे संदेह यदि होता है तो यहाँ के जो फोर्स है वो फोर्स इस पर गोली चला सकते हैं बिना वारंट के। ठीक है, कोई वारंट की ज़रूरत नहीं होती, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, तलाशी लेने की शक्ति होता है इस आर्टिकल के तहत। धारा 3 के तहत अशांत क्षेत्र घोषित करने किया जाता है। ठीक है, अशांत क्षेत्र जो घोषित करना होता था ये केंद्र और किसी भी राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता था। ठीक है, लेकिन 1972 में इसमें संशोधन करके अशांत को घोषित करने का केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आ गई। अभी जो वर्तमान समय में केंद्रीय गृह मंत्रालय जो होता है वो ज़्यादातर अशांत क्षेत्र घोषित करने का, अधिसूचना जारी करने का काम करते हैं, राइट।
उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें सरकार, राज्य सरकार की क्या भूमिका होती है। तो राज्य सरकार के साथ औपचारिक जो परामर्श होता है, ठीक है, औपचारिक परामर्श होता है इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शक्तियाँ होती है ना वो केंद्र के पास होती है, ठीक है, केंद्र के पास होती है। केंद्र जो है ना एक तरफा इस अधिकार का उपयोग करता है, केंद्र एक तरफा उपयोग करता है। उसके बाद है स्थानीय पुलिसों के साथ जो समन्वय के साथ करना चाहिए, ठीक है। तो गोली चलाने की शक्ति प्रदान है, या फिर संदिग्ध को चेतावनी के बिना उसको वारंट जारी करके उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। गिरफ्तार के 24 घंटे के अंदर उसको पुलिस बल को स्थानीय सुरक्षा बल को कहाँ पे देना पड़ेगा, स्थानीय जो थाना है वहाँ पे इनको भेजना पड़ेगा। उसके बाद है जिला प्रशासन के सहयोग के कार्य करना चाहिए, ठीक है। आपने ये चीज़ें देखा होगा कि यह एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करता है, राइट। स्वतंत्र निकाय के रूप में मतलब वो ये होती है कि चीज़ें, आपको ये समझिए कि ये किसी के अंडर काम नहीं करेगी। एक्चुअली वो असम के अंदर काम करेगी, ठीक है, असम के अंदर रहती है, लेकिन ये असम सरकार के अंदर नहीं रहेगी, ये सीधा सीधा केंद्र सरकार के अंदर और स्वतंत्र रूप से ये कार्य करती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत होती है। उसके बाद अब सवाल उठता है कि आपसा के वापस के कारण, ठीक है, इसका प्रभाव क्या होगा, ठीक है। ठीक है, वापस का प्रभाव क्या होगा इसमें, वापसी का ये चीज़ें हो सकती है कि क्षेत्रों में सुरक्षा, ठीक है, क्षेत्रों में सुरक्षा और उग्रवाद को समाप्त करने, ठीक है, और शांति बहाल करने के लिए बात की जाती है। यदि जिस क्षेत्र में शांति बहाल हो जाती है, उग्रवाद खत्म हो जाता है, तो सरकार वहाँ से अफसा को वापस ले लेती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं नागालैंड में, ठीक है। उसके बाद है प्रभाव उत्तर में, प्रभाव जो है ना उत्तर पूर्व में लगभग बीते 60 सालों में, ठीक है, 60 वर्षों में आपसा को लेके कानून है, उससे क्या है कि पूर्वोत्तर जो वासी है ना उसमें जो अलगाववाद पैदा होता है। ओके, अब क्वेश्चन होता है, ठीक है, हमने ये चीज़ें देख लिया कि वापस लेने का क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कब ये वापस लिया जा सकता है। तो जब कोई क्षेत्र बहुत ज़्यादा शांत हो जाए तो उसको लिया जा सकता है। ओके, उसके बाद बात होती है कि पूर्वोत्तर जो भारत है उसमें आपसा लगाने का कारण क्या था। अब सबसे पहले चीज़ें होता है कि कारण हम जानते हैं, कारण क्या था कि इस तरह का एक्ट लगाया गया। तो कारण ये है कि नागा जो विरोध हुआ था 1950 के दशक में, नागा विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसमें नागा राष्ट्रीय परिषद के साथ, इसमें नागा जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया था, और नागा राष्ट्रीय आंदोलन जो शुरू किया गया था उसको दबाने के लिए, ठीक है, बल प्रयोग काम करने के लिए ये चीज़ें लाया गया था। उसके बाद है कि आप देखेंगे कि अलगाववाद, ठीक है, राष्ट्रवाद, ये सब सारा चीज़ें बहुत पूर्वोत्तर में बहुत ज़्यादा ही था, ठीक है। इन ज़्यादा को ख़त्म करने के लिए इस तरह का एक्ट लाया गया था। ओके, उसके बाद है इसका अलोकप्रिय होने का कारण क्या है, आपसा का अलोकप्रिय होने का कारण क्या है। तो इसमें है कि अलगाववाद की भावना को बढ़ाना, ठीक है। इस तरह का यदि कानून रहता है, इस तरह की चीज़ें रहती है, तो केंद्र सरकार के खिलाफ या किसी सरकार के खिलाफ जनता को भड़काना जो है ना वो आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये एक कारण होता है। उसके बाद है कठोर कानून और फर्जी मुठभेड़। बहुत सारा जो कानून होता है इसमें कठोर कानून होता है और फर्जी मुठभेड़ भी होता है। फर्जी मुठभेड़ मतलब कि कोई व्यक्ति किसी तरह के गतिविधि में शामिल नहीं भी है, लेकिन उसके ऊपर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर गोली मार दिया जाता है, ठीक है। तो उसको लेके 2012 में सर्वोच्च न्यायालय में रीट जारी किया गया था, जिसमें से 1528 जो फर्जी मुठभेड़ हुआ था, ठीक है, 2012 के दौरान, राइट। उसके बाद आप देखेंगे कि इसको लेके एक जांच कमेटी बनाई गई थी, 6 मामले को लेके आयोग को गठन किया गया था, राइट, ये फर्जी मुठभेड़ के लेके। उसके बाद है राज्य के दरकिनार करता है। ये जो कानून है वो राज्य सरकार जो है ना उसको दरकिनार करता है। अब देखिए कोई राज्य है, ठीक है, इस राज्य में ही ये एक्टिविटी हो रही है, गतिविधियाँ हो रही है, और राज्य सरकार को बिना सूचना के ये चीज़ें किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं राज्य तो आसान वो होगी ना, खुश तो नहीं होगा, तो राज्य सरकार के को दरकिनार करके वो चलती है। उसके बाद है कि सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, ठीक है, आपसा को निरस्त करने के लिए क्या क्या प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें देखोगे इरोम शर्मिला द्वारा विरोध, इरोम शर्मिला जो थी वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जो 2000 ईस्वी में इन्होंने भूख हड़ताल चालू किया था, ठीक है, भूख हड़ताल चालू किया था। उसमें मणिपुर में ना आपसा के खिलाफ 16 सालों तक जारी रहा था इस तरह का हड़ताल, इस तरह की गतिविधियाँ। उसके बाद है जस्टिस जीव रेड्डी के द्वारा एक कमेटी बनाया गया था, ठीक है, ये 5 सदस्यीय कमेटी थी, 2014 में इसको 2004 में इसको बनाया गया था। उसके बाद यह समिति ने आपसा को निरस्त करने की सिफारिश की और इसे अत्यधिक अवांछनीयता बताया। इन्होंने बोला था कि इसको आप समाप्त कर दीजिए। उसी तरह से सेकेंड ARC जो है ना, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश भी इसी तरह से आता है कि इसको खिलाफ समर्थन किया गया था, ठीक है।
आगे की राह क्या बताया जाता है? आगे की राह में ये बताया जाता है कि ये जो सरकार और सुरक्षा बल जो है ना, वो सर्वोच्च न्यायालय, जीवन रेड्डी आयोग और मानव अधिकार आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया गया है उसको पालन करना चाहिए। और हाल ही में क्या है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, इसको वापस ले रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बताया गया कि आपसा को पूरी तरह से वापस लेने के लिए बातें चल रही है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने डिटेल में डिस्कस किया कि आपसा होता क्या है, क्या क्या इसमें सख्ती है, क्यों लगाया गया, सरकार क्या कर रही है इसके लिए, तो इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा इशू चल रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये आर्टिकल है कि शेख हसीना जो है वे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है। ठीक है, इनका अभी बैठक हुआ था हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर के साथ। उसमें इन्होंने बोला था कि चटगांव बंदरगाह जो है ना, भारत को इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया गया है। चटगांव बंदरगाह से क्या होगा कि असम और त्रिपुरा के बीच में आपसी कनेक्टिविटी होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ इसमें क्या किया जाएगा असम और त्रिपुरा के लिए। ओके, इसमें इसके साथ साथ क्या होगा, इस तरह का यदि यूज़ किया जाता है तो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से कनेक्टिविटी होगा, मतलब आप संपर्क जो है ना वो बहुत ही फायदेमंद होगा क्योंकि पूर्वोत्तर को आज तक विकास ना होने का कारण है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी एक्चुअली सही से डेवलप नहीं हो पाया था। ठीक है, आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेषकर बहुत सारे फायदे होंगे। राइट, उसके बाद है कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जो एक मार्ग है, ठीक है, इस मार्ग को रोक दिया गया था, लेकिन इस मार्ग को पुनः से शामिल किया जाएगा, पुनः से इसको बहाल करने की बात की गई है। राइट, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज में आप देखेंगे, इस पेज में भी नहीं है। नीचे चले, आज ये पॉलिटिक्स वाला पेज है, इसको नहीं है। अब देखिए ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जाती है। ठीक है, नई हरित क्रांति के लेके बात की जाती है। देखिए एक्चुअली क्या हुआ है कि यूरोपीय कंट्री जो है ना, ठीक है, खासकर नीदरलैंड, इन्होंने बोला है कि भारत जो है, भारत के पास अभी अवसर है, ठीक है, कि वह एक नाइट्रोजन मतलब ग्रीन नाइट्रोजन के हब के रूप में बन के आए। ठीक है, अब देखिए ग्रीन नाइट्रोजन कैसे बनता है। राइट, ग्रीन नाइट्रोजन क्या करता है कि इसको अब देखिए जल से क्या किया जाता है, जल जो है उससे हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। राइट, H2O, जल से क्या किया जाता है, हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। अलग जो करते हैं, जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में यदि हम अक्षय ऊर्जा का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा, अक्षय ऊर्जा का यदि उपयोग करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, हरित, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन, याद रखेंगे, इसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। मतलब कि H2O, इसको जब अलग करने की प्रक्रिया होगी ना, इस प्रक्रिया में यदि हम अक्षय ऊर्जा का उपयोग करें, अब देखिए इसमें हम जो कोयले से बनने वाली ऊर्जा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक है, उसका यदि हम उपयोग करेंगे तो क्या होगा कि ये जो कोयला है वो क्या करेगी, जलेगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, फिर जाके बिजली बनता है। ठीक है, जलने से, तो ये क्या होगा, ये ग्रीन नहीं होगा। राइट, ग्रीन कौन सा होगा, जो अक्षय ऊर्जा का उपयोग करता है, जैसे सोलर ऊर्जा, उसके बाद पवन ऊर्जा, ये ऊर्जा जो क्या है कि हमें प्रदूषण नहीं करता है, तो उसे हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। याद रखेंगे, उसमें से हम क्या करते हैं, दोनों को अलग कर देते हैं। ठीक है, दोनों को अलग करके इसको करते हैं। राइट, तो इसमें यही बात की गई है दक्षिण यूरोपीय कंट्री के पास कि भारत के पास अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि इस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन को में शामिल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बात की जाती है कि इसलिए यूरोप जो है ना वो अहम भूमिका निभाएगी भारत के साथ। ठीक है, अब देखिए भारत में क्या है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय हब बनने की दिशा में पहला कदम उठाए। ठीक है, इसके लिए कदम भी उठा रही है सरकार, काम भी कर रही है। राइट, इलेक्ट्रोलाइजर का निर्यात कर रही है पहली बार। ठीक है, अमेरिका से इन्होंने पहली बार इलेक्ट्रोलाइजर का निर्यात किया है, जिससे कि हम क्या कर दें, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके। ठीक है, 50 लाख टन है ना प्रति वर्ष उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा। उसके बाद इसमें ये चीज़ें आती है कि सरकारी जो कंपनी है वो ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन और प्रयोग के लिए बनाई गई योजना। ठीक है, अभी मथुरा में एक स्टेशन खोला गया, रिफाइनरी स्टेशन। ठीक है, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा इसको खोला गया है। राइट, हम ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए अक्सर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डीजल पेट्रोल जिस तरह से महंगा हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं विकल्प पे पहुंचना पड़ेगा, कोई विकल्प खोजना पड़ेगा।
ठीक है। तो विकल्प जो खोजना है वो एक तरह का यही हाइड्रोजन के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। उसके बाद है फिलहाल क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है बहुत महंगा आता है, ठीक है, थोड़ी सी महंगी आती है। इस महंगे के कारण क्या आता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ के नहीं आते, राइट। महंगा होने के कारण इसमें अभी महंगा है, लेकिन बाद में क्या किया जाएगा, यदि टेक्नोलॉजी भारत में आएगी, ठीक है, और क्या किया जाएगा भारत के लिए कि इलेक्ट्रोलाइजर जो है उसमें वित्तीय पोषण को लेकर सहायता यदि देता है, ठीक है, तो क्या होगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, सरकार इनिशिएटिव देगी, इंसेंटिव देगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आएगी। और इससे क्या होगी कि हम जो नेट जीरो उत्सर्जन की बात करते हैं उसको भी प्राप्त करने में हमारा चीज़ें शामिल होगा, राइट। तो हमने इसको देखा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में है। इस पेज में इस आर्टिकल को आप खुद से पढ़िएगा, उसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर एक बार देख लेना चाहिए आपको। ये है कि भारत का आवाज़ सुनने के लिए अभी दुनिया, तो एक्चुअली बात किया जाता है जो स्थिति है उसमें जो अभी भारत का परिदृश्य बन के आ रहा है ना उससे संबंधित है, उतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज के अंतर्गत है कि भारत क्या करेगी कि अब ना 5G टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसमें बात किया जाता है कि अभी तक भारत के पास 4G 5G टेक्नोलॉजी अपना नहीं है, लेकिन भारत भी अब यदि अपना हो जाएगा तो चुनिंदे जो देश है जैसे 4G और जैसे जो चीन है, उत्तर कोरिया है, अमेरिका है, इनके पास अपना 4G या 5G टेक्नोलॉजी है, उसी तरह से भारत के पास भी अपना 4G या 5G टेक्नोलॉजी होगी। तो इससे क्या होगा कि सेवा सस्ता हो जाएगा, और आपको पता है कि भारत में यूजर कितने ज़्यादा है, यदि सस्ता होता है इस तरह से यूजर रहता है तो बहुत सारा चीज़ें हमारे लिए लाभ मिलेगा। तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन लाइक था, और ये कल हमने डिस्कस कर ही लिया था। पेट्रोल उत्पादन की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है राज्य के लिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं कि पेट्रोल के लिए मैंने आपको बताया था कि कल कैसे किस तरह से GST लगती है, ये लगता है। एक आपको मैंने डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कि क्रूड ऑयल जो है ना किस तरह से आती है, क्या प्रोसेस होता है पूरे भारत में इसके चलने का। सबसे पहले क्रूड ऑयल कहाँ से आता है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो देश होते हैं जो क्रूड ऑयल निकालते हैं, ठीक, कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं वहाँ से। उसके बाद इसमें क्या होता है ट्रांसपोर्ट चार्ज, ठीक है, जो शिप से आता है, किसके माध्यम से, ओशियन के माध्यम से, वो जुड़ता है। उसके बाद ये रिफाइनरी के पास आता है, रिफाइनरी प्राइस इसमें जुड़ता है, रिफाइनरी करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें रिफाइनरी जो डीलर होते हैं वो अपना चार्ज जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। उसके बाद सेंट्रल के पास आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, एक्साइज ड्यूटी ऐड करती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये कहाँ पे जाता है, डीलर के पास जाता है, फिर डीलर अपना कमीशन इसमें ऐड करता है, ओके। उसके बाद ये कहाँ से पे जाता है, स्टेट के पास जाता है, तो स्टेट अपना वैल्यू एडेड टैक्स ऐड करता है। अब जब ये वैल्यू एडेड टैक्स ऐड हो जाता है फिर ये जाता है फाइनली आपके पेट्रोल पंप के पास, ठीक है। पेट्रोल पंप और कस्टमर यहाँ से परचेज करता है। तो देखिए पेट्रोल जो है, सिर्फ एक पेट्रोल कितने माध्यम से होके एक रिफाइनरी के रूप में जाता है, ठीक है। इसमें कितने चार्ज इंक्लूड होते हैं, पहला चार्ज, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्ज, फिर इसके बाद रिफाइनरी जो होता है, फिर रिफाइनरी डीलर का चार्ज, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी, फिर डीलर का कमीशन, फिर स्टेट गवर्नमेंट का, फिर जाके फाइनली आपके पास पहुंचता है, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम है फ्यूल को ऐड करने का, राइट। और यहाँ पे जो राज्य टैक्स लगाती है, तो राज्य के पास सबसे बड़ा जो साधन होता है राजस्व का, ये फ्यूल ही होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज के अंतर्गत है कि भारत अमेरिका विफलता के कारण जो है ना, अमेरिका जो विफल रहा उसी के कारण ये है कि भारत और रसिया इतना क्लोज है। आपने देखा होगा हमारा जो 1971 में, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि हमारा ये चीज़ें था, कारगिल युद्ध, ये सब चीज़ें हैं, तो उसमें भारत का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद है कि पाम ऑयल के लेके इंडोनेशिया ने अभी बैन कर दिया है पाम ऑयल को, तो उससे संबंधित ये चीज़ें था कि पाम ऑयल होने से क्या होगी कि अब असर पूरी दुनिया में पड़ेगा, इससे कि पूरी दुनिया पे इन चीज़ें समस्या ली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में नहीं है। तो आज के लिए जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल था उसको हमने डिस्कस किया डिटेल में, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को लगे कि अभी डिस्कशन में उतना पावर नहीं आ पा रही है, उसका कारण है कि थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी तक पूरी तरह से हम रिकवर नहीं हो पाए। जैसे हम रिकवर होते हैं आई होप कि मैं फिर से पुराने चीज़ों पे आ जाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अभी भी 100% अपना दूँ, ठीक है। और डेली वाइज जो टारगेट आ रहा है आप डेली टारगेट करते रहिए। हम अभी पॉलिटी चला रहे हैं, ठीक है, NCERT पॉलिटी का NCERT,
टॉपिक वाइज कर रहे हैं। आज जो है वो शायद डे 9 जाएगा, तो उसको भी आप कवर करिएगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।